अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। हुकूमत और पीटीआई सियासी पंजा आजमाई के लिए तैयार। क्या तहरीक इंसाफ लाओ लश्कर के साथ डी चौक पहुंच पाएगी? तहरीक इंसाफ का सारा इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा पर। हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करने का पार्टी के पास क्या प्लान है? और इस्लामाबाद फिर बंद होने जा रहा है। शहर इक़्तिदार के रिहायशियों की आए रोज एहतजाज से जान कब छूटेगी? नाज़रीन, तमाम मामलों पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। नाज़रीन, खामोशी अक्सर किसी तूफ़ान का पेश खेमा होती है। नवंबर के महीने में वैसे तो किसी मौसमी तूफ़ान का अंदेशा नहीं है, लेकिन अगले 72 घंटे में एक सियासी तूफ़ान आने वाला है, जिस तूफ़ान से शायद इस्लामाबाद और किसी हद तक पूरा मुल्क मुतासिर हो। जी, मैं बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज की कॉल की जिसको पीटीआई फाइनल कॉल जबकि हुकूमत मिस्ड कॉल कहती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों फरीक एक सियासी उखाड़े में उतर चुके हैं। एक फरीक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने में मसरूफ है, तो दूसरा फरीक पहले के दाव पेच जो है वो जांच कर। एक लिहाज से खामोशी है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये यकीनन किसी सियासी तूफान का पेश खेमा हो सकता है। दोनों फरीक सियासी पंजा आजमाई के लिए अपनी अपनी ताकत भी इकट्ठा कर रहे हैं और सुलह सफाई के लिए बातचीत से भी पीछे नहीं हट रहे। इस्लामाबाद के एहतजाज को रोकने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि शहर को बंद करना, मोबाइल सर्विस बंद करना, कंटेनर्स रखना मसले का हल नहीं है। इन तमाम मामलात को सियासी तौर पर क्यों नहीं डील किया जा रहा? इस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, मगर वहां से जिहाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिरी एहतजाज में एक अहलकार जहां बहक हुआ। हमने तकरीबन 300 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतजाज करना इनका हक है, मगर कायदे कानून के मुताबिक देखें। इस समाअत के बाद वजीर दाखिला ने जो है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर इक़्तिदार में एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। इस सिलसिले में हम पंजाब पुलिस से और रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, एफसी सारे मिलके इसके ऊपर हम अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात पर भी बात की और साफ कहा कि फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और को भी कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। आज वज़ीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ की तरह सख्त पोजीशन ले ली, वाज़ेह कर दिया कि लचक नहीं दिखाई जाएगी। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आज अडियाला जेल से आई। बानी चेयरमैन ने सहाफ़ियों से बातचीत की और कहा कि मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर दी गई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। उनके मुताबिक ये डिमांड ऐसी थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो दूसरी साइड से नहीं की गई। इमरान खान कहते हैं कि हाई कोर्ट से कल की जमानत हो जाने के बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि वो उन्हें रिहा कर देती। वो मजीद कहते हैं कि वाज़ेह हो गया कि हुकूमत उन्हें इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। बानी के इस बयान के बाद मुज़ाकरात के स्टेटस का काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद शो में तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी साहबा में ज्वाइन करेंगी और हम उनसे पूछेंगे कि बानी चेयरमैन के इस बयान का सियाक व सबाक क्या है। उधर नाज़रीन, अलीमा खान कहती हैं कि उनके भाई इमरान खान को 24 नवंबर को एहतजाज मौखर करने के लिए ऑफर दी गई है। पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक उन्होंने जो एक लीडर है नाहक कैदियों का, इमरान खान और पूरे पाकिस्तान का लीडर है, उन्हें रात तक उसके ऊपर, इस पुलिस वाले के ऊपर रिमांड पे FIR काट चुके थे। जैसे जैसे 24 नवंबर करीब आ रही है, बयानात में तेजी आती जा रही है। अब नाज़रीन, नजर डालते हैं कि एहतजाज के हवाले से दोनों साइडों की तैयारी जो है वो कहां पे खड़ी है।
तहरीक इंसाफ ने ज़िम्न में 3 बड़े महाज पर तैयारियां जारी रखी हुई हैं। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इस्लामाबाद पहुंचाने हैं। नंबर 2, बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए हुकूमत से कैसे बातचीत करनी है। और नंबर 3, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की क़यादत ने कैसे कामयाब लॉन्ग मार्च का तासुर कायम करना है, यानी ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह हुकूमत ने भी नाज़रीन 3 महाज पर जवाबी हिकमत अमली बना ली है। नंबर 1, ज़्यादा लोग इस्लामाबाद नहीं पहुँचने देने, इस्लामाबाद को दाखिली रास्तों से बंद करना है, सख्ती बढ़ानी है ताकि ज़्यादा लोग इस्लामाबाद ना पहुँच सकें। इस हवाले से आज कई इक़दाम उठाए गए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचा दिए हैं। कंटेनर्स सड़कों के अतराफ रखे गए हैं ताकि किसी वक्त रास्ते बंद किए जा सकें। वफाकी दारुल हुकूमत के 21 मकामात पर कंटेनर पहुँचाए गए हैं, जबकि मज़ीद मकामात में भी शहर को आने वाले रस्तों को बंद करने के इंतज़ामात जारी हैं। इसी तरह अडियाला जेल जाने वाली मरकज़ी शाहराह के भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। और एक और बड़ी खबर यह है कि पंजाब के 3 अजला में रेंजर्स तलब कर ली गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब कर ली है। नंबर 2, तहरीक इंसाफ को मोमेंटम नहीं बनाने देना। इस हवाले से भी हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल की जो फ़ोन सर्विस है वो जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुअत्तल की जा सकती है। PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायर वॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो हो जाएगी। एहतजाज के हवाले से जब सोशल मीडिया खामोश हो जाएगा तो मोमेंटम बनाने में भी खासी मुश्किल पैदा हो सकती है। नंबर 3, एक्टिव कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी। इस हवाले से भी PTI के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अगले 48 घंटे में हमें इस हवाले से पेशरफ्त भी देखने को मिल सकती है। वफाकी पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया है। PTI कारकुनान और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी भी शहर में तैनात रहेगी। IG इस्लामाबाद ने वालिदैन से भी कहा है कि अपने बच्चों को एहतजाज से दूर रखें। गिरफ्तारी की सूरत में क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकता है। कानून हरकत में आएगा, FIR होगी तो फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड बन जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी एम्बार्गोज, देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स को, मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम को कि प्लीज इस चीज को इंश्योर करें, यंगस्टर्स को ये चीज बावर कराएं कि वो किसी सूरत भी लॉलेसनेस का हिस्सा ना बने। नाज़रीन, यही तफसीलात जो हुकूमत ने रियासत की ताकत दिखाने के लिए की हैं या अदालत ने इस हवाले से अपना रोल अदा किया है, लेकिन साथ साथ दोनों साइड से बातचीत की विंडो भी खुली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर और बैरिस्टर गौहर पिछले 2 दिन बानी चेयरमैन से अडियाला में मुलाकात कर चुके हैं। इन्हीं 2 रहनुमाओं के पास डायलॉग का मैंडेट भी है। बैरिस्टर गौहर ने आज भी उम्मीद जाहिर की कि बानी चेयरमैन को आगे रिलीफ मिलता रहेगा। अदालतों पे एतमाद भी है, इनका एहतराम भी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदालत से रिलीफ मिला करेगी। कल खान साहब को भी रिलीफ मिला है, इंशाअल्लाह बाकी केसेस में भी रिलीफ मिलेगा। कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और रिलीफ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अपोजिशन की एक बड़ी जमात JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान PTI की हिकमत अमली को मुनासिब नहीं समझते और वो कहते हैं कि बार बार एहतजाज से अहमियत कम हो जाती है, डालना है तो पक्का हाथ डालें। मेरा ख्याल तो मुनासिब नहीं है जी। अच्छा। और फिर यह है कि मुसलसल हुए हैं, इससे उसकी वो इमेज गिर जाता है, उसकी वो अहमियत गिर जाती है। हाथ डालो, पक्का डालो। मौलाना फजल रहमान की बात सियासी तौर पर अहम भी है और किसी हद तक दुरुस्त भी है। बार बार एहतजाज की फाइनल कॉल और फिर उसकी कामयाबी के चांसेस, ये सब वो बातें हैं जिनका हम भी जिक्र करते रहे। लेकिन अब तो मैदान सज गया है। दोनों तरफ सियासी खड़ाक की भरपूर तैयारी है। इत्तफाक राय या मुज़ाकरात के नतीजे में किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद जो है वो अब कम होती जा रही है। एहतजाज शुरू होने में 72 घंटे बाकी हैं। लगता यूँ है कि पहले दोनों साइड्स अपने मसले दिखाएंगी, फिर कुछ लो और कुछ दो की बात होगी। नाज़रीन, इसी मामले पर ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सूरत हाल को कैसा देखा जा रहा है और ये जो एक डेवलपिंग सिचुएशन है इसमें उनके पास क्या ऑप्शन है। हमें ज्वाइन कर रही हैं मेहर बानो कुरैशी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए मेहरबान साहबा कि जो अब हमें एक जो ऑब्वियस सी चीज़ है वो तो नज़र आ रही है कि अगर कोई निगोसिएशन के नतीजे में कोई आउटकम नहीं निकलती तो PTI का लॉन्ग मार्च है वो भी यानी यही कहा जा रहा है कि
ज़ोर शोर से जो है वो तैयारी और वो आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि डी चौ तक पहुँचे। गवर्नमेंट की तरफ से भी आज इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया है कि बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पे आने दिया जाए। तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वी नो दिस। व्हाट वी डोंट नो इज़ कि जो बैक एंड पे बातचीत हो रही है क्या उसमें से कोई नतीजा निकल सकता है। अभी तक की सूरत हाल को सामने रखते हुए आपको क्या समझ आ रही है कि कोई उम्मीद है कि कुछ दरमियान से रास्ता निकल आएगा और कुछ यानी कि एक डेफिनेटिव आउटकम हो जाएगी और लॉन्ग मार्च और तसादुम का मामला जो है वो उस तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा? जी देखिए, तसादुम का मामला तो वो रियासत के हाथ में है। अगर रियासत तसादुम चाहती है तो फिर ही होगा। हम पुरअमन जमात हैं, हम पुरअमन एहतजाज में हैं, जो हमारा आईनी हक है। रियासत अगर हमें अपना ये आईनी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त दे तो किसी किस्म का तसादुम नहीं होगा, ना ही किसी किस्म की कशीदगी इख्तियार करेगी सिचुएशन। ये सब रियासत के हाथ में है, ताकत सारी रियासत के पास है। हम तो मजबूर अवाम के साथ खड़े हैं कि जिनका 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में फस्तायत बर्दाश्त की, जिनके चादर चार दीवारी पामाल की गई, जिनके बीवी बच्चों को उठाया गया, जिन पे तशद्दुद किया गया। आज जनूबी पंजाब में कल रात जनूबी पंजाब से हमारे हैं मेंबर हैं डॉक्टर रियाज हुसैन लांग, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके साथ उनकी बेटी पर तशद्दुद किया गया, उनकी एक उंगली हाथ की फ्रैक्चर कर दी गई। तो ये रियासत का जो जबर का इस्तेमाल है या एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स जिसे हम कहते हैं, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो तो रियासत के हाथ में है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि हम एक पुरअमन जमात है, हम पुरअमन तरीके से अपना आईनी हक जो है उसको इस्तेमाल करने 24 को निकलेंगे। अच्छा, अगर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये जो आपकी बात है कि जी एहतजाज करना आपका हक है, बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी आप एहतजाज ज़रूर करें लेकिन डी चौक में रेड जोन में आके जो है वो किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो क्या आपके ख्याल में मेहरबान साहबा ये एक पॉइंट ऑफ एक तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है कि एहतजाज करें लेकिन किसी और लोकेशन पर जो कि डी चौक न हो? मेरे ख्याल में जो हुकूमत है, आप देखिए रियासत की तरफ से अगर हमारे घरों पे पिछले 3 रातों से छापे पड़ रहे हैं तो उसमें अब आपको हुकूमत की जो नीयत है वो नज़र आती है। अगर तो वो कहते हैं कि जी ये रेड जोन है, यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात हैं, आप यहाँ तक ना आए, हम आपको F9 पार्क में मुंतकिल कर देते हैं या वहाँ पे आपको जगह देते हैं, या परेड ग्राउंड पे आपको जगह देते हैं, वहाँ पर आप आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और हम आपको ये भी गारंटी देते हैं कि आपके लोग ना गिरफ्तार होंगे, ना उनके घरों पे छापे होंगे, और ना ही हम पूरे पंजाब को कंटेनरिस्तान बना देंगे। फिर तो बनती है बात। मगर एक तरफ धमकी दी जाती है कि हर तरह के पर्चे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, कंटेनर्स होंगे, और उसके बावजूद फिर हुकूमत चाहती है कि हम उनके साथ एक गुड फेथ एंगेजमेंट भी करें। इसके लिए रियासत को अपनी हरकतें बदलनी होंगी। इसमें जो प्रॉब्लम जहाँ पे खड़ा हो रहा है वो ये है कि जो पीटीआई की तो एक बयानिया आ रही है वो ये है कि जी हम वहाँ, ये फाइनल कॉल है, हम जाएंगे, बैठेंगे, और जब तक हमारे मुतालबात जो हैं, तीनों मुतालबात जो कि बड़े मैक्सिमलिस्ट हैं, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होते हम वहाँ से नहीं उठेंगे। अब ये जो टोन है या ये जो एक तरह की फ्रेमिंग है, इसके बाद मेहरबान साहब गवर्नमेंट भी तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो एक रिपीट ऑफ 2014 का धरना हो जाए। जी देखिए, मगर क्या हमारे मुतालबात नाजायज़ हैं? आप मुझे बताइए फहद साहब, क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी नहीं हुआ? इसकी तो हर बच्चा गवाही देता है कि जिस तरह मैंडेट चोरी हुआ और उसके बाद हुकूमत ने आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए जिस जबर और फस्तायत का इस्तेमाल किया। आज आप देखिए, आपकी इंटरनेट पे बंदिश है, VPNs को अब हमने गैर शरई करार दे दिया, मगर फिर भी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है VPN, क्योंकि वो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने लोगों की जो नौजवान तबका है आपका, जो कमाता था इंटरनेट के जरिए, उनकी कमाई आपने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि आप आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो हमारे मुतालबात नाजायज़ तो नहीं, हम तो कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। जिस तरह हम सब ने देखा 26वीं आइनी तरमीम को लाया गया, जिस तरह लोगों को अगवा कर कर नंबर पूरे किए गए, और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने तो खुद इसकी गवाही दी कि हम ब्रूट फोर्स, जिसको उन्होंने ब्रूट मेजॉरिटी का नाम दिया, उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसमें ये तो देखिए, उसमें ये नुकता आपका बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से ये जो एक
اختیارات کو استعمال کیا جا رہا ہے بے دریغ، وہ اس سے بہت زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ جو آپ نے انٹرنیٹ کا ذکر کیا اور وی پی این کا، یہ تو واقعی میں یعنی کہ آئی تھنک اٹس بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ہنسیں یا روئیں. اس طرح کی حکومت جو ہے وہ یہ غلطیاں کر رہی ہے. لیکن اس کے قطع نظر جو آپ کے مطالبات ہیں جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جائز ہیں، اس میں تو پھر اگر ان کو مانا جائے تو حکومت کے لیے تو پھر وہ زہر کا پیالہ پینے والی بات ہے. یعنی کہ جی مینڈیٹ کو اگر اوور ٹرن کرنا ہے تو گورنمنٹ تو یہ نہیں مانے گی. میں پریکٹیکلی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے جو موجود ہو وہ یہ مطالبات مانیں گے تو وہ اس کا خاتمہ ہے، وہ یہ نہیں مانیں گے. لیکن کیونکہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے اور کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ ڈو اور ڈائی ہے، تو اب ایک طریقے سے کیا اس کی وجہ سے ایک انیویٹیبل کلیش ڈیولپ نہیں ہو گیا؟ میرے خیال میں اگر حکومت چاہے تو ان کے پاس پھر بھی بڑی گنجائش ہے. اگر تو وہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنا چاہیں، اس پہ سب سے پہلے یہی ہوگا کہ جتنے ہمارے بے گناہ کارکنان اور قائدین اس وقت پابند سلاسل ہیں 1.5 سال سے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف اب پچھلے 2-3 دنوں میں چارج فریم کیے گئے ہیں. اس سے پہلے تو وہ جیلوں میں پڑے تھے، انویسٹیگیشن نہیں مکمل تھی، چارجز تھے، بس پیشی پہ پیشی تھی جس کے اوپر ان کی حاضری لگتی تھی اور سب واپس جاتے تھے یا اپنے بیرکس میں چلے جاتے تھے. تو پھر ان کو رہا کریں. یہ بالکل ہوا. لیکن مجھے بتائیے کہ اس میں جو ایک پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بھی بہت سے اٹھ رہے ہیں، جماعت کے اندر سے اٹھ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو سنوانا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے والد محترم ہیں، ابھی 16 تاریخ کو جب انہوں نے اے ٹی سی میں ان کی پیشی تھی تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے گا. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. اگر ایک دفعہ ہم سے بھی وہ اپنا انپٹ لے لے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کو پیش کر سکے. مہربان صاحب، یہ شاہ صاحب بات تو بالکل درست کر رہے ہیں. یہ 16 نومبر کو انہوں نے بات کی تھی. کیا اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کسی نے ان سے رابطہ کیا، ان سے ملاقات کی، ان سے ان کی رائے لی، ان سے گائیڈنس لی، کچھ ہوا ایسا؟ جی، 2 چیزیں. بالکل رابطہ کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ان کو پیغام بھی پہنچا. انہوں نے ایک دن کوٹ لکھپت جیل میں عدالت لگی تھی تو اس پہ آنے کی کوشش بھی کی. وہ لاہور ہائی کورٹ میں پھنس گئے تھے. تو بالکل انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کی خط و کتابت ہوئی ہے. ان کا پیغام گیا ہے اور وہ وکلا کے ذریعے پیغام ان تک بھی پہنچا ہے. مگر اس میں یہ ایک چیز سمجھاتی چلوں، جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو کوٹ لکھپت جیل میں ہمارے قائدین ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید صاحب اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب اس میں ہیں، ان کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو تحریک انصاف فیصلے کر رہی ہے، کیونکہ وہ فیصلے خان صاحب کے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ یہ موبلائزیشن، احتجاج، یہ سب کر چکے ہیں، تو ہم سے آ کر تھوڑی ایڈوائس لیں کہ اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. کہ ہم لوگ جو خان صاحب کے ان احکامات کو آگے لے کر چلتے تھے اور گراؤنڈ پہ موبلائزیشن کا ہمیں بڑا ایکسپیرینس ہے. تو وہ اس سلسلے میں کہہ رہے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلے ہیں ہم ان فیصلوں کی تائید نہیں کرتے. نے اس فیصلے کی تائید کی. ان سب نے کہا کہ 24 کی جو فائنل کال ہے بالکل بہت وقت گزر گیا، بہت ناانصافی اور ظلم بڑھ چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ کال آئے. بہت شکریہ مہربان قریشی صاحب. ہمیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہی تھی. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے، لیکن جب واپس آئیں گے تو ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تیاریاں ہیں وہ کہاں پہ پہنچی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہمیں بیانات بھی سننے کو مل رہے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جماعت اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے اس بہت بڑے چیلنج کے لیے. وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ان کا ایک تفصیلی جائزہ بھی لیں گے. اور پروگرام کے آخر میں دھرنے، احتجاج، مار دھاڑ یہ ایک معمول سی بن گئی ہے. کیا اتنی معمول بن گئی ہے کہ ہم سب کمفرٹیبل ہو گئے ہیں؟ اس پہ ذرا جائزہ لیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی شو.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, मुल्क की बड़ी शाहराहें कंटेनर्स की हिसार में पुलिस की भारी नफरी तैनात। ये हुकूमत की एहतजाज से निमटने के लिए तैयारियों का जिक्र मैं शो में पहले भी कर चुका हूँ। अब तफसील से बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा से की जाने वाली तैयारियाँ जो हैं वो कहाँ पे पहुँची हैं। PTI इस वक्त सुपरचार्ज्ड है और एहतजाज के लिए नई नई हिकमत अमलियों की तरतीब दे रही है। इस बार यूं लगता है कि उनकी तैयारियां भी शायद माजी से कदरे मुख्तलिफ हैं। सदर PTI जिला पेशावर ने आज पूरा प्लान सामने रख दिया। उनके मुताबिक पेशावर और खैबर से आने वाले काफिले इंटरचेंज पर इकट्ठे होंगे। चारसदा, नौशहरा, मर्दान के काफिले भी रास्ते में शामिल होंगे और फिर स्वाबी के रेस्ट एरिया में जमा होंगे। वहां से फिर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। जगह जगह जो है वो मजीद काफिले भी शामिल होते जाएंगे। इस्लामाबाद में किस मुकाम पर जमा होना है, उनके मुताबिक ये अभी खुफिया रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने भी कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमने हिकमत अमली तब्दील की हुई है। कारकुनान मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कैसे लीड करेगा अली अमीन और पंजाब से जो ना हमाद अजहर लीड करेगा और मुख्तलिफ जो रीजन हेड्स हैं वो लीड करेंगे। जो पार्टी के उद्दार है हर जगह से, मतलब स्वाबी से मैं ही लीड करूंगा। यहाँ जो मैं शाराम खान हमारे साथ जो मैंने इलाके से मैंने लीड करेगा। और इस दफा स्ट्रेटेजी भी चेंज है, वो नहीं है कि जो पुराना सारे स्वाबी जमा हो जाते थे, अब मुख्तलिफ रूट से मुख्तलिफ रास्तों से जो है ना इस्लामाबाद में एंट्री कर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की मौजूदा एहतजाजी स्ट्रैटेजी वक्त गुजरने के साथ साथ वाज़ेह हो रही है। इस बार मंजरनामा तब्दील हो सकता है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम ज़ेली तंजीमों को मुख्तलिफ टास्क दे रखे हैं और तलबा विंग समेत वकला तंजीमें फाल हो चुकी हैं। कल KP में तहरीक इंसाफ के लॉयर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स विंग के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तैयारियों के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया। 1000 KPK के वकला है और तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान में वकला बरादरी मौजूद है। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से मैक्सिमम तादाद में वकील बाहर आएंगे। तो हमेशा की तरह से इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के और तमाम पाकिस्तान के तालिब इल्म जो हैं वो अपने लीडर के कॉल पे लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह हजारों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने भी ये फैसला किया है कि वो 24 तारीख को पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद निकलेंगे। इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की वसातत से पूरे पाकिस्तान के हेल्थ कम्युनिटी को मैं एक आजिज़ाना मुद्दबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुल्क को छोड़ने से ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा, इसके लिए हमने निकलना होगा। यानी प्लान यही लग रहा है कि हर कम्युनिटी अपना रोल अदा करे। तहरीक इंसाफ यूथ विंग के मुताबिक उन्होंने तो 50,000 नौजवानों की रजिस्ट्रेशन का टास्क भी मुकम्मल कर लिया है जो एहतजाज में शिरकत के लिए हामी भर चुके हैं। लीडरशिप की हिदायत के मुताबिक जो डेटा पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हमने इकट्ठा करना था, जिसमें जो है लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी थी कि कितने लोग इस मार्च में हमारे साथ शिरकत करेंगे या इस एहतजाज में शिरकत करेंगे, तो तकरीबन हमारे साथ जो है 50,000 से अबव वो रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड भी तैयार किया है। कहा जा रहा है कि स्क्वाड में PTI यूथ विंग के 9,000 कारकुन जो हैं वो शामिल होंगे और सूबाई वजीर मीना खान स्क्वाड की क़यादत करेंगे। ये खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा जिसको शेलिंग से बचाव का सामान दिया गया है। गुज़श्ता एहतजाज में अली अमीन गंडापुर सबसे ज़्यादा तनकीद ये हुई थी कि उन्होंने सियासी एहतजाज के लिए KP की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की थी। इस बारी फैसला सामने आया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां साथ लेके जाएगी। सूबाई वजीर मीना खान के मुताबिक ये वजीर आला की हिदायत है और ज़रूरी पड़ा तो प्राइवेट गाड़ियां भी किराए पे ले ली जाएंगी। इस हवाले से नाज़रीन, आज वफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को एक मरासा लिखा कि ये यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल ना हो। इस वक्त पार्टी की तरफ से 24 नवंबर के लिए ज़्यादातर फोकस खैबर पख्तूनख्वा पर है और पार्टी के अहम रहनुमा एहतजाज के हवाले से भी KP पर ही इंसार कर रहे हैं। बुशरा बीबी भी वज़ीर आला हाउस में क़याम पज़ीर हैं और एहतजाज की कॉल को कामयाब बनाने के लिए वहीं से हिदायत जारी कर रही हैं। नाज़रीन, पार्टी ज़राए का ही कहना है कि इमरान खान की अहलिया सूबे से मुंतखब होने वाले सेनेटर्स और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दे रही हैं और MNA के लिए 10,000 और MPs के लिए 5,000 अफराद को
اسلام آباد میں لانے کا جو ہے وہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ کا بندوبست بھی منتخب نمائندوں کے ذمہ ہی ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مطلوبہ تعداد بسوں، ویگنوں اور گاڑیوں میں سوار کر کے پشاور موٹر وے سے روانگی کے وقت ان کی ویڈیو بنائی جائے، جبکہ قافلے جب سوابی انٹرچینج پر پہنچیں تب دوبارہ ان کی ویڈیو بنائی جائے، جو کہ فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے پی ہاؤس بھجوائی جائے، جہاں جو ہے وہ باقاعدہ ایک مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے، جس کی نگرانی جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی خود کر رہی ہیں۔ اب تک اطلاعات یہی ہیں کہ احتجاج کو علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے، بلکہ تمام ریجنل ہیڈز اپنے قافلوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اسی معاملات میں ذرا گفتگو کرتے ہیں اور تجزیہ لیتے ہیں دو ایسے جرنلسٹ سے جو معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان پہ بھی ان کے نبض پر ان کا ہاتھ ہے۔ مجھے جوائن کریں جناب حسن ایوب صاحب، مائے ناز تجزیہ کار جرنلسٹ ہیں، اور منیز جہانگیر صاحبہ جو کہ بہت جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ بھی ہیں اور اپنا جو ہے بہت معتبر شو بھی کرتی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ منیز، اگر بات میں آپ سے شروع کروں، اب یہ جو اس ٹائم دونوں طرف سے لگ رہا ہے کہ تیاری پوری ہے اور کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کانٹیکٹس بھی ہیں، عمران خان صاحب نے خود کہا ہے علی امین گنڈا پور کو کہ آپ بات چیت کریں۔ اب اگر یہ مذاکرات اگر ہو بھی رہے ہیں تو آپ کی کیا سینس ہے کہ اس میں اس وقت اپر ہینڈ کس کا ہے؟ Who has the advantage, گورنمنٹ یا پی ٹی آئی؟ بہت شکریہ فہد صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اپر ہینڈ اسی کے پاس ہے جس کے پاس بندوق ہے، اور گورنمنٹ جو ہے مجھے تو بالکل کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ دے آر جسٹ فالوئنگ دی ایونٹس لائک وی آر۔ مگر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی میں بات کروں گا، تو جو پس پردہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایسا ہی لگتا ہے بظاہر کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ہی ہو رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب نے جو ایک پوزیشن لی ہوئی ہے جس کے اندر وہ بالکل لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے، بات وہاں پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے۔ سملرلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کئی دفعہ اپنے پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب ریلیز ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ آئیں باہر اور پھر وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، پھر وہ یہ جو جارحانہ سیاست ہے یا اپوزیشن کی سیاست ہے وہ نہ کریں۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کسی بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے کہ وہ باہر آئے اور وہ خاموشی سے بیٹھ۔ یہ جو دونوں طرف سے جو مطالبات کہہ لیں ان کو ڈیمانڈز کہہ لیں کہ وہ بہت میکسملسٹ ہیں اور لگتا نہیں کہ درمیان کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے، لیکن بات چیت پھر بھی جاری ہے، اور آج خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ابھی 2 دن باقی ہیں، بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حسن صاحب، یہ بیچ میں کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ممکنہ طور پر کوئی ایسا کامن گراؤنڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے جس پہ دونوں سائڈیں اتفاق کر لیں اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ وہ ایک کی جیت ہے اور دوسرے کی ہار ہے؟ یہ ممکن ہے یا یہ بالکل ناممکن سی بات ہے؟ بہت شکریہ فہد صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا، اور کیونکہ ریجڈنس شو کر رہے ہیں بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب، کیونکہ جب علی امین گنڈا پور گئے ان کے پاس سیکنڈ ٹائم اور انہوں نے ان کو کہا کہ اس وقت جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں، جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، اس کو یعنی فردر آگے لے کے جانے کے لیے مزید وقت درکار ہے، ایک، اور دوسرا ہماری تیاری بھی نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارے لیے ون ون ہے اگر ہم اس احتجاج کی کال کو 10-15 دن آگے ایکسٹینڈ کر دیں، لیکن انہوں نے اس پر 2 ٹوک انکار کیا، اور انہوں نے 2 ٹوک طریقے سے ان کو کہہ دیا جی کہ 24 کی کال کو جو ہے ہم کال آف نہیں کریں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے، اور ایک طرف دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ کیا تلاش کیا جا سکتا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم لانی ہوگی، تو اس کے اوپر ایک ہی مڈل گراؤنڈ ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر کہہ دیں، جو ہے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے دیں جی کہ ہم جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے، اور 2/3 اکثریت کے ذریعے جو ہم نے پہلے جو کچھ کرنے کے لیے جتن کیے تھے وہ تمام ایکسرسائز کو اننیسری ایکسرسائز قرار دیتے ہوئے دوبارہ اسی ایکسرسائز میں جانے کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ جو ہم نے کیا ہے ہم اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق حکومت ہوش میں ہے،
کوئی ایسا نشہ تو حکومت کے یا وزیر اعظم نے یا کسی شخص نے نہیں کیا ہوا, تو کیوں کر کے ان کو کون سی مجبوری ہے؟ اور کیا اس وقت اپر ہینڈ ہے تحریک انصاف کے پاس کہ جس کے اوپر وہ اس قسم کی ڈیمانڈز کر رہی ہیں؟ بالکل, یعنی منیز اس میں جب بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نے کیا سوچ کے یہ جو ہے وہ تاریخ دی تھی, اس میں یہ جو حسن جو بات کر رہے ہیں یہ آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کے پاس بارگیننگ کے لیے کیا چیزیں ہیں, اور جب آپ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ ہر گزرتے دن جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے, تو اس کے بعد جو مذاکرات کے لیے یا نیگوسیشن کے لیے جو سپیس ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے, اور کیونکہ پہلے شروع ہی دونوں سائیڈوں نے اتنے زیادہ ڈسٹنس سے کیا ہے کہ 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر ان کو قریب لانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے. تو اگر لیٹس اسیوم یہ نہیں ہوتا جو آپ بھی پہلے کہہ رہی تھیں, اور یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ ہیپنس؟ آپ کو کیا نظر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے, بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں مزید بگڑ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس باری کچھ تلخیاں پیدا ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان. اس کی خبریں بھی خیبر پختونخوا سے آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ بھی معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح بشرا بی بی کی جو آڈیو تھی وہ لیک ہوئی, جس کے اندر وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو ایم این ایز یا ایم پی ایز جن کو اگلی بار ٹکٹ چاہیے تو ان کو ویڈیو فوٹیج اپنی بھیجنی ہوگی کہ وہ لوگوں کو جمع کریں. سو دس ٹائم دے ریئلی ڈو مین بزنس, اور اگر وہ آئیں گے تو ان کا یہ ارادہ ہوگا کہ وہ یہاں پہ آ کے بیٹھیں یا کوئی دھرنا کریں. حکومت فہد صاحب اسلام آباد کے اندر بالکل ایسا لگتا ہے کہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ نفری منگوائی ہے, پولیس کی نفری منگوائی ہے, رینجرز کو منگوایا ہے, ٹیئر گیس کے شیلز منگوائے ہیں, تو ایسا لگتا ہے جس طرح کہ دے آر پریپیئرنگ فار وار. اچھا حسن صاحب, اب لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ یہ مذاکرات جو ہم بات کر رہے تھے کامیاب نہیں ہوتے, اور آپ کا بھی یہی خیال تھا کہ لگتا نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, کون چاہے گا کہ تصادم ہو, لیکن اگر نہیں ہوتے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے سے پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کا لانگ مارچ ہوتا ہے, جو ماضی میں ہوا اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ایک اسیسمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو روکا جائے گا, پھر اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوگی, لاٹھی چارج ہوگا, آنسو گیس ہوگا, جھڑپیں ہوں گی, اور ممکن ہے کچھ نہ کچھ لوگ شاید اسلام آباد پہنچ بھی جائیں, ممکن ہے ڈی چوک تک بھی پہنچ جائیں. اگر ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ وہ چلے وہاں بھی جاتے ہیں, اس کے بعد وہ 2-4 دن چلے گا, پھر معاملہ الٹیمیٹلی, یہ تو ممکن نہیں کہ مہینہ یہ معاملہ چلے, جب یہ ختم ہوگا الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ معاملہ ختم ہوگا. جب ختم ہوگا تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ سیاسی طور پر کس کو کیا نقصان ہو چکا ہوگا اور کس کو کیا فائدہ ہو چکا ہوگا؟ دیکھیں, احتجاج ظاہری بات ہے وہ حکومت کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہوتا. حکومت کو تو ہمیشہ جب یہ اس طرح کے احتجاج کی کالز آتی ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے, اور اس کے مفاد میں, کیونکہ اس نے جو پروٹیسٹ کرنے والے پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی بھی انشور جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے, یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات, اگر آپ بات یہ دیکھیں جی کہ ان کو احتجاج کرنے دیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جیسے منیزہ کہہ رہی تھی, اور ان کو پی ٹی آئی والوں کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی, تو ہسٹری دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کی ہسٹری دیکھیں, کبھی کوئی ایک گملہ بھی ٹوٹا جب انہوں نے احتجاج کیے, کبھی جلسے کرتے ہیں, جیسا بھی ہوتا ہے صفائی ستھرائی ہر چیز وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے, انتہائی ڈسپلن طریقے سے ان کا احتجاج ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو 25 مئی کو سپریم کورٹ کے اندر ان رائٹنگ یقین دہانی کرانے کے باوجود اس کو وائلیٹ کر گئے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم H9 میں جو ہے وہاں پر ہم قیام کریں گے, وہاں سے وہ چلے اور عمران خان صاحب خود جو ہے وہ سینٹورس کے سامنے بلیورے میں پہنچ گئے. پھر اس رات کو آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ آگ لگائی گئی, پھر سرکاری املاک کو میٹرو اسٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا. تو یہ ایک ہسٹری تو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی. حسن ایوب صاحب, منیز جہانگیر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مشکل صورتحال ہے, ابھی کچھ وقت ہے. خواجہ آصف نے جو ہے وہ آج یہ بھی کہا کہ عین ممکن ہے کچھ ہو جائے, مذاکرات تو چل رہے ہیں, تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی بیٹر سینس پریویلز یا نہیں. بریک لیں گے ناظرین, واپس آئیں گے تو احتجاج, دھرنا, لانگ مارچ, یہ کو پہلی بار تو ہو نہیں رہا, اتنی بار پاکستان میں ہوا ہے کہ تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک عادت سی ہو گئی ہے. یہ عادت کیا ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, اس سے ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں گے بریک کے بعد.
एक और लॉन्ग मार्च, एक और धरना, एक और उबलता और सुलगता बहरान। हमारी दे मार 4.5 ब्रांड की सियासत एक बार फिर अपने जोबन पर है। वेलकम टू द न्यू नॉर्मल, जो कि एक्चुअली न्यू से ज्यादा ओल्ड है, बल्कि इतना ओल्ड है कि अगर ये मार धाड़ से भरपूर शाहकार हर कुछ अरसे बाद अपनी फखरिया पेशकश हमारे सामने ना लाए तो शायद हम भी सोचेंगे भाई क्या बोरियत है। अब तो गोया सबको प्रैक्टिस हो गई है कि करना क्या है, बल्कि इतनी महारत हासिल हो गई है कि आंखों पर पट्टियां बांधकर भी सारा काम हो सकता है। तहरीक इंसाफ को लीजिए, धरनों शरनों की सियासत में तो ये जमात PhD कर चुकी है और चाहे तो दूसरी जमातों को क्लासेस पढ़ा सकती है। इसलिए तो अब नवंबर 24 का जो धरना है वो उनका बाएं हाथ का खेल लगता है। कौन सा रूट प्लान बनाना, किसको किस काम पे लगाना, किधर से वसाइल लाना, उनको किधर झोंकना, किन ग्रुपों को क्या काम सौंपना, किस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश करना और कब दमादम मस्त कलंदर करना। पार्टी में अब इस दे मार 4.5 ब्रांड की सियासत के नाज़रीन इतने तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं कि अगर तहरीक इंसाफ चाहे तो इन लोगों को हर धरने और एहतजाज के एवज में एक मेडल भी दे सकती है। क्यों सबको मालूम होगा कि 4 मेडल वाला 4 मरतबा जो है वो कामयाबी से इस तरह के धरनों का मुजाहिद है और उसकी जमात में वैसी ही इज्जत होगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी क्रेन वाले को पता है कि कब कैसे क्या करना है, और जब आंसू गैस शलों की बारिश हो रही हो तो उस गब्बार में किस महारत से बड़े बड़े कंटेनरों को खिलौनों की तरह उछालकर साइड पे करना है। और लाठी बरदार फोर्स भी बखूबी वाकिफ है कि कब ब्रूसली बनना है तो कब आर्जी राह फरार इख्तियार करनी है। लीडर और वर्कर भी नाज़रीन जो है वो गिरफ्तारियों में अच्छे ट्रेन हो गए हैं। घरेलू काम निपटा कर ही निकलते हैं। किसी ने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है तो किसी ने बेगम की शॉपिंग करनी है। पहले ही सब कुछ निपटा लेते हैं क्योंकि बाद में तो गिरफ्तारी होनी है। उधर हुकूमत भी फुल प्रैक्टिस में है। वज़ीर दाखिला हो या IG हो या CDA चेयरमैन हो या रेंजर्स के कायदीन, रूट मैप उनकी भी फाइलों में तैयार पड़े हैं। कंटेनर वगैरह भी एक फ़ोन कॉल की मार है। किधर कौन सा और कब लगाना है अब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये भी हुकूमत को अब अच्छा भला तजर्बा हो गया है कि कहाँ कितने साइज़ के कंटेनर रखने हैं, किसमें ईंटें भरनी हैं और कौन सा बेशक खाली रहे। नफरी कितनी, शेल कितने, रोटी पानी ठंडा शंडा सब राशन का हिसाब किताब भी इतनी बारी हो चुका है कि परेशानी की कोई बात नहीं। अब तो रूटीन का काम लगता है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस कब और कितने दिन के लिए बंद करनी है ये भी अब आम सी बात है। पीछे रह गए लोग, आम लोग, और ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत की मकीन। तो वो भी ठंडी आहें भरकर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई इस शहर में रहना है तो फिर ये सब कुछ तो भुगतना ही है। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। चुनाचे कंटेनर्स का मौसम आते ही प्लानिंग हो जाती है, यानी शादी का फंक्शन है तो आगे पीछे करना होगा, बच्चे की सालगिरह है तो फलां दिन करके कर लेंगे, ना कि तो असल दिन। इम्तहान है तो वो तो वैसे ही पोस्टपोन होने हैं। और हाँ, अगर सौदा सलफ लेना है तो वो फलां दुकान है और जनरल स्टोर है जो खुला होगा, वहाँ से सामान आ जाएगा। जबकि इंटरनेट की बंदिश का जुगाड़ लगाना है, इससे भी आवाम जो है अब बखूबी वाकिफ है। कंटेनर प्लानिंग हैज़ एक्चुअली नाउ बिकम एन आर्ट। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि अब सभी अपने अपने डिस्कम्फर्ट जोन में कंफर्टेबल हो चुके हैं। जो होगा सो होगा, लाइफ गोज ऑन। दे मार 4.5 ब्रांड की सियासत इज हियर टू स्टे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।